हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती यादव हमारे यूट्यूब चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे यूपी स्पेशल का जो टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश की मृदा। आज हम बातें करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है उसके बारे में। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं कि मृदा है क्या। तो मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिसका निर्माण चट्टानों पर भौतिक और रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप होता है और इसमें चट्टानों के महीन कणों के साथ साथ खनिज, जैविक पदार्थ, बैक्टीरिया आदि भी सम्मिलित होते हैं। अगर हम पूरे भारत में बात करें तो पूरे भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। टोटल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और यह प्रकार बताया किसने है? तो यह प्रकार बताया है ICAR ने, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के द्वारा भारतीय मृदा को 8 प्रकार में बांटा गया है। अब ICAR ने मृदा के प्रकार बताए हैं तो ICAR के बारे में जान लेते हैं। तो ICAR के बारे में बातें करें तो ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 16 जुलाई 1929 ईस्वी में हुई थी। यानी कि 16 जुलाई 1929 ईस्वी में ICAR की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। वैसे ICAR के मुख्य कार्य की बात करें कि इसका मुख्य कार्य क्या है, तो कृषि से संबंधित यानी कि कृषि के विकास और उसके संवर्धन हेतु विभिन्न अनुसंधान करना ही ICAR का प्रमुख कार्य है। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थित हैं पूरे भारत में। तो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो न्यू दिल्ली में, कोलकाता में, बेंगलुरु और मुंबई में। यानी कि न्यू दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु और मुंबई में ICAR की 4 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं। अब आगे बात करेंगे 8 प्रकार की जो मृदा ICAR ने बताया उनके बारे में कि कौन कौन सी मृदा है, तो उन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहले लाल मृदा, दूसरी है काली यानी कि लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, क्षारयुक्त मिट्टी, दलदली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, कॉप मिट्टी जिसे जलोढ़ मृदा कहते हैं, और फॉरेस्ट सॉयल यानी कि वन क्षेत्र में पाए जाने वाली मिट्टी। तो ये 8 प्रकार की मिट्टी ICAR के द्वारा बताई गई है। अब हम देखेंगे कि इनमें से कौन कौन सी मिट्टी उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती है। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मृदा। तो हमने आप लोगों को बता रखा है कि उत्तर प्रदेश को 3 भौतिक विभागों में डिवाइड किया गया है। उत्तर प्रदेश को 3 भौतिक विभागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? तो बाबर एवं तराई का क्षेत्र, फिर है गंगा यमुना का विशाल मैदान सेकंड, और थर्ड है बुंदेलखंडीय पठारी क्षेत्र। तो इन्हीं तीनों क्षेत्रों में जो जो मृदा पाई जाती है उसके बारे में हम आप लोगों से बातें करेंगे। तो सबसे पहले बातें करेंगे भाबर एवं तराई क्षेत्र की मृदा के बारे में। भाबर एवं तराई क्षेत्र को उत्तर का पर्वतीय मैदान भी कहते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर का पर्वतीय मैदान भी कहते हैं और इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया, भाबर और तराई क्षेत्र। भाबर और तराई क्षेत्र, तो इन दोनों क्षेत्रों में हम देखेंगे किस किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। अगर हम भाबर क्षेत्र की बात करें यानी कि प्रदेश के उत्तर में स्थित भाबर क्षेत्र हिमालयी नदियों के भारी निक्षेपों से निर्मित होने के कारण, भारी निक्षेपों यानी कि बड़े बड़े पत्थरों से निर्मित होने के कारण यहाँ की जो मिट्टी है वो कंकड़ी, पत्थरी और मोटे बलुओं से युक्त है। तो भाबर क्षेत्र की मृदा कैसी है? तो कंकड़ी, पत्थरी और मोटे बलुओं से युक्त है। अब हम भाबर क्षेत्र के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बातें कर लें कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कि किन क्षेत्रों में नदियाँ आने के बाद विलुप्त हो जाती हैं, तो आपका आंसर होगा भाबर क्षेत्र। क्योंकि भाबर क्षेत्र में भारी निक्षेप पाए जाते हैं यानी कि बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं, तो उनके बीच में जो गैप होता है नदियाँ उनमें से बहने लगती हैं और ऊपर वो दिखाई नहीं देती नदियाँ। इसी वजह से कहा जाता है कि भाबर क्षेत्र में नदियाँ आने के बाद विलुप्त हो जाती हैं। तो ये नदियाँ ऊपर समतल में कहाँ दिखाई देती हैं? तो आगे चलकर तराई के क्षेत्र में ये नदियाँ समतल में दिखाई देती हैं। अब हम तराई क्षेत्र की मृदा के बारे में बातें करें तो तराई क्षेत्र की जो मृदा है वह समतल, दलदली, नम, मेन बात है इसकी उपजाऊ, यानी कि जो तराई क्षेत्र में मृदा पाई जाती है वह उपजाऊ होती है और समतल होती है, दलदली होती है, नम होती है और नदियों के द्वारा जो महीन कण के निक्षेप होते हैं, महीन कणों के निक्षेप से तराई क्षेत्र का निर्माण हुआ है। तो ये रही बातें भाबर और तराई क्षेत्र की। तो भाबर क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? कंकड़ों, पत्थरों और मोटे बलुओं से युक्त मृदा। और तराई क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो समतल, दलदली, नम और उपजाऊ प्रकार की मृदा तराई क्षेत्र में पाई जाती है। अब हम नेक्स्ट क्षेत्र की बात करेंगे तो वो है मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदाएं, यानी कि गंगा यमुना के विशाल मैदान में
जो मृदा पाई जाती है उसके बारे में अब हम लोग बातें करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें जो मृदा पाई जाती है जलोढ़ मृदा, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आगे चलिए देखते हैं इसके बारे में। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा को जलोढ़ या कछार या भात मृदा कहते हैं। जलोढ़, कछार या भात मृदा कहते हैं, ये वही मिट्टी होती है जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई होती है और जो कीचड़ बालू से निर्मित होती है। यानी कि जलोढ़, कछार या भात मृदा कीचड़ बालू से निर्मित होती है और इस मैदान, यानी कि जो बीच का गंगा यमुना का मैदान है, इस मैदान की मृदा को 2 भागों में विभाजित किया गया है। अब ये कौन कौन से भाग हैं उसे देखते हैं। तो पहला है खादर या कछारी, खादर या कछारी या नवीन जलोढ़ मृदा, खादर या कछारी या नवीन जलोढ़ मृदा। सेकेंड है बागर या पुरानी जलोढ़ मृदा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं। तो नवीन जलोढ़ मृदा को खादर या कछारी मृदा कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर मृदा कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि नवीन जलोढ़ मृदा को खादर और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। खादर मृदा के बारे में बातें करें, खादर मृदा के बारे में बातें करें तो जो मृदा नदियों द्वारा प्रत्येक बाढ़ के साथ परिवर्तित होती रहती हैं, यानी कि जब नदियाँ बहती हुई आती हैं तो अब जब कभी इनका जो जलस्तर है, यानी कि नदियों का जो जलस्तर है बढ़ जाता है, तो इसका जल जो आसपास के क्षेत्रों में जहाँ तक पहुँचता है, वहाँ पे प्रत्येक बाढ़ के साथ, यानी कि जितनी बार बाढ़ आती है तो वहाँ की जो जलोढ़ मृदा है वो परिवर्तित होती रहती है और यही कारण है कि इस मृदा का जो उपजाऊपन है वो बना रहता है। लेकिन जो दूर के क्षेत्रों में मृदा होती है, यानी कि जिसे बांगर मृदा कहते हैं, यही कारण है कि यहाँ पे मतलब कभी कभी काफ़ी टाइम के बाद जब बहुत ज़्यादा जलस्तर बढ़ता है नदियों का, तो यहाँ पे जो जलोढ़ मृदा होती है वो ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, क्योंकि उसका जो उपजाऊपन है वह धीरे धीरे समाप्त होता रहता है और जो यहाँ की जलोढ़ मृदा है वो परिवर्तित भी नहीं होती है। तो खादर मृदा हमेशा परिवर्तित होती रहती है क्योंकि यह नदियों के आसपास के क्षेत्रों में ही पाई जाती है और जो बांगर मृदा होती है वह दूर के क्षेत्रों में पाई जाती है और जिसके कारण प्रत्येक बाढ़ के साथ वहाँ पे नवीन जलोढ़ मृदाएं नहीं पहुँच पाती और इसका जो उपजाऊपन है वह घटता रहता है। और भी बातें करेंगे खादर मृदा के बारे में। तो खादर मृदा को कछारी नवीन जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है। सबसे मेन बात है कि इसमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है, जल धारण की क्षमता इसमें अधिक होती है। लेकिन काली मिट्टी की भी जल धारण क्षमता अधिक होती है। अगर आपको ये ऑप्शन में नहीं मिलता है तो काली मिट्टी की भी जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। तो खादर मृदा और बांगर में अगर पूछे तो खादर में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है और खादर मृदा में चूना, पोटास, मैग्नीशियम तथा जैव तत्वों यानी कि जीवाश्मों की मात्रा अधिक होती है और इनकी उर्वरा शक्ति भी अधिक होती है। इसके बारे में बातें हो चुकी हैं। खादर मृदा के जो अन्य नाम हैं वो देख लेते हैं। तो बलुआ, सिल्ट बलुआ, दोमट, मटियार दोमट आदि नामों से खादर मृदा को जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, वो है बांगर मृदा। अब हम बातें करेंगे बांगर मृदा के बारे में। तो गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र का वह भाग जहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है, वहाँ की मृदा को बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा कहा जाता है। यह बहुत कम ही उपजाऊ होती है। घन कृषि और अव्यवस्थित प्रबंध के कारण इन मृदाओं में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी प्रेजेंट टाइम में होती जा रही है। तो घन कृषि और अव्यवस्थित प्रबंध के कारण इस मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी लगातार होती जा रही है। तो किस मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी लगातार होती जा रही है? तो बांगर मृदा में। इसके अन्य नामों की बात करें तो इसे उपहार मृदा, ये पूछा जाता है, उपहार मृदा, दोमट, मटियार, बलुई दोमट या मटियार दोमट आदि नामों से जाना जाता है बांगर मृदा को। अब हम नेक्स्ट मृदा की बात करेंगे तो वो है लवड़ी तथा क्षारीय मृदा, यानी कि ये मृदा भी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश के जो गंगा यमुना का विशाल मैदान है, यानी कि मध्य मैदानी क्षेत्र, वहाँ पर। इसके बारे में बात करें तो प्रदेश की बांगर मृदा वाले क्षेत्र में भूमि के समतल होने और जल निकासी का उचित प्रबंध ना होने, वर्षा की कमी, सिंचाई की अधिकता आदि कारणों से लगभग 10% भूमि ऊसर हो चुकी है। तो
तो किस क्षेत्र की बात की जा रही है? तो बांगर मृदा क्षेत्र की बात की जा रही है, जहाँ पे भूमि के समतल होने, जल निकासी की उचित प्रबंध ना होने, वर्षा की कमी होने, सिंचाई की अधिकता आदि कारणों से जो 10% भूमि है ऊसर यानी कि बंजर या यूँ कहें कि उपजाऊ रहित हो चुकी है, रहित हो चुकी है। और इन्हीं मृदा को नाम दिया गया है लवणीय और क्षारीय मृदा, यानी कि ऐसी मृदा जिसमें लवण की मात्रा अधिक हो चुकी है कुछ भागों में, और कुछ में क्षारीय की मात्रा अधिक हो चुकी है। तो ऐसी मृदा कहाँ पर है? तो बांगर मृदा क्षेत्र में है ऐसी मृदा, यानी कि लवणीय और क्षारीय मृदा। अब हम बात करेंगे किन किन एरिया में ये मृदा पाई जाती है। नाम हमने कुछ यहाँ पे दे रखा है। तो अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, इलाहाबाद आदि जिलों में पाई जाती है। इसका अन्य नाम, ये नाम पूछा जाता है रे, बंजर या कल्लर। तो फिर लवणीय और क्षारीय मृदा को इन तीनों नामों से जाना जाता है। और कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? तो अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, इलाहाबाद आदि जिलों पे। नेक्स्ट मृदा की बात करेंगे तो वो है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा के बारे में बात करेंगे तो यह उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में, यानी कि उन क्षेत्रों में पाई जाती है जो राजस्थान के आसपास का एरिया है, यानी कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में, मुख्यतः मथुरा, आगरा और अलीगढ़ में। मथुरा, आगरा और अलीगढ़ में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है और इस मृदा में लवण व फास्फोरस की अधिकता होती है। तो मरुस्थलीय मृदा में किसकी अधिकता होती है? तो लवण और फास्फोरस की, तथा जीवाश्म यानी कि जीवों के अंश तथा नाइट्रोजन का अभाव इस मृदा में पाया जाता है। तो अधिकता किसकी होती है? लवण और फास्फोरस की, और कमी किसकी होती है? जीवाश्म और नाइट्रोजन की। नेक्स्ट मृदा की बात करेंगे तो नेक्स्ट है भूण मृदा। भूण मृदा गंगा, यमुना व उनकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में बहुत पहले से निर्मित बलुई मिट्टी के 10-20 फीट ऊंचे टीलों को भूण कहा जाता है। तो भूण का निर्माण कहाँ पे होता है? तो गंगा यमुना के क्षेत्र यानी कि मध्य मैदानी क्षेत्रों में भूण का निर्माण होता है। और कैसे होता है? तो उसकी सहायक नदियों यानी कि गंगा यमुना की सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में बहुत पहले से, यानी कि काफ़ी टाइम पहले से जो बलुई मिट्टी होती है उनके 10 से 20 फीट ऊंचे टीले होते हैं, जिन्हें भूण कहा जाता है। और यह मृदा हल्की दोमट बलुई होती है, यानी कि जो भूण मृदा होती है वह हल्की होती है और दोमट बलुई टाइप की होती है। नेक्स्ट मृदा की बात करेंगे तो वो है काली मृदा। काली मृदा को रेंगुर नाम से भी जाना जाता है। तो ये कहाँ पे पाई जाती है वो देख लेते हैं। तो प्रदेश के पश्चिमी जिलों तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में कहीं कहीं पर काली मृदा पाई जाती है, जिसे करेल या कपास मृदा के नाम से भी उत्तर प्रदेश में जाना जाता है। तो काली मृदा के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में अगर विशेषकर बात करें तो बुंदेलखंड क्षेत्रों में कहीं कहीं पर काली मृदा पाई जाती है और इसे करेल या कपास मृदा भी कहते हैं। काली मृदा की भी जलधारण क्षमता अधिक होती है। अगर हम काली मृदा के बारे में एक और पॉइंट की बात करें तो काली मृदा को सतह जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्षेत्र की बात करेंगे तो वो है पठारी क्षेत्र की मृदाएं। अब हम बात करेंगे बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र में जिस प्रकार की मृदा पाई जाती है उनके बारे में। तो प्रदेश के दक्षिणी भाग अर्थात पहाड़ी पठारी क्षेत्र में प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों का बाहुल्य है। तो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी का जो पठारी क्षेत्र है उसमें किस युग की चट्टानों का बाहुल्य है? तो आपका आंसर होगा प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों का बाहुल्य है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि इन क्षेत्रों का विस्तार कहाँ कहाँ पर है। तो ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, चंदौली आदि क्षेत्रों में इन प्रकार यानी कि प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें पाई जाती हैं। सामान्य तौर पर इस क्षेत्र की मृदा को बुंदेलखंडीय मृदा भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो इस क्षेत्र में किस किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो सबसे पहले है लाल मृदा, यानी कि लाल मिट्टी बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पर? तो दक्षिणी इलाहाबाद, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और चंदौली ये क्षेत्र मुख्य हैं जहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। तो कहाँ कहाँ पर? दक्षिणी इलाहाबाद, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और चंदौली। नेक्स्ट मिट्टी की बात करें जो कि बुंदेलखंडी क्षेत्र में पाई जाती है तो वो है परवा मृदा।
और यह कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो हमीरपुर, जालौन, यमुना के तटीय क्षेत्र, हल्के भूरे रंग की बलुई दोमट मृदा, यह पर्वा मृदा होती है। यानी कि हल्के भूरे रंग की और बलुई दोमट टाइप की ये जो पर्वा मृदा है वो होती है। कहाँ कहाँ पर होती है, तो हमीरपुर, जालौन प्लस यमुना के तटीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि जो अन्य मृदा है जो कि बुंदेलखंडी क्षेत्र में पाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं, तो है राकर मृदा, जिसे राकड़ मृदा भी कहते हैं, भोंटा मृदा, मार या माढ़ मृदा आदि मिट्टियाँ बुंदेलखंड क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें अनालिका अपर्दन, जो कि मृदा से रिलेटेड टर्म है। अनालिका अपर्दन, अनालिका अपर्दन की बात करें तो अनालिका अपर्दन सर्वाधिक किस जिलों में होता है उसके बारे में बात कर लें तो सर्वाधिक अनालिका अपर्दन इटावा में, सेकंड नंबर पर है आगरा और थर्ड नंबर है जालौन। यानी कि ये 3 क्षेत्र हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा अनालिका अपर्दन होता है। लेकिन सर्वाधिक की बात करें तो वो इटावा में, फिर आगरा में और फिर जालौन में। अब हम सबसे पहले बात करें यहाँ पे अनालिका अपर्दन है क्या। तो अनालिका अपर्दन उसे कहते हैं जब वर्षा के जल के तेज बहाव के कारण सतही मृदा या यूँ कहें कि भूमि के ऊपर की जो उपजाऊ मृदा होती है उसके जल कट कर जल के साथ बह जाना ही अनालिका अपर्दन कहलाता है। यानी कि अनालिका अपर्दन जल के द्वारा होता है और इसमें जो भूमि के ऊपर की उपजाऊ मृदा होती है वह जल के तेज बहाव के कारण कट कर जल के साथ ही बह जाती है, उसे अनालिका अपर्दन कहते हैं। और अनालिका अपर्दन सबसे ज़्यादा इटावा में होता है, सेकंड नंबर पर आगरा में होता है और थर्ड नंबर पर जालौन में होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट है वायु अपर्दन। वायु अपर्दन के बारे में बात करें तो मिट्टी का कटाव जब वायु के माध्यम से होता है उसे वायु अपर्दन कहते हैं। और वायु अपर्दन से सर्वाधिक पीड़ित जिला कौन सा है, तो वो है मथुरा, फिर सेकेंड नंबर पर है आगरा और थर्ड नंबर पर है इटावा। तो वायु अपर्दन में सबसे ज़्यादा अपर्दन कहाँ पे होता है, मथुरा में। और अनालिका अपर्दन यानी कि जल के द्वारा सबसे ज़्यादा अपर्दन कहाँ पर होता है, तो इटावा में। तो ये थे यूपी स्पेशल के इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक मृदा, जो कि आज क्लियर हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ।